Hi friends, this is Harshit Tiwari and welcome to my first video lecture on my YouTube channel on functions. So आज हम functions पढ़ेंगे. functions में हमारा टॉपिक होगा functions and their graphs. और functions and their graphs में भी हमारे ये टॉपिक्स होंगे जैसे कि overview of functions, domain and range, graphs of functions, the vertical line test for a function, absolute value functions, increasing and decreasing functions, even and odd functions, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस और कुछ कॉमन फंक्शन जैसे लीनियर, पावर, पॉलिनोमियल, रेशनल, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड ट्रांसेंडेंशियल फंक्शंस. तो इन फंक्शंस के थ्रू आज हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे. और सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की. तो फंक्शन का जो ओवरव्यू है वो हम पढ़ लेते हैं पहले. तो functions are fundamental to the study of calculus. In this context, we review what are and how they are transformed and the ways they can be classified. Functions are a tool for describing the real world in mathematical terms. तो यहाँ पर क्लियरली सब लोग समझ ही गए होंगे कि फंक्शन को बेसिकली कैलकुलस के स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ़ंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक इक्वेशन से y = fx के फॉर्म में. ग्राफ से, ग्राफ तो आप लोग जानते ही हैं x और y कोऑर्डिनेट एक्सिस से बनता है. न्यूमेरिकल टेबल, न्यूमेरिकल टेबल मीन्स जिसमें डाटा से शो होता है. इसको जनरली डाटा पॉइंट्स या डाटा टेबल से शो करते हैं हम लोग. वर्बल डिस्क्रिप्शन, वर्बल डिस्क्रिप्शन मीन्स दैट वी लिटरली गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, that area of the circle totally depend on the radius of the circle. This is a verbal description of a function. Okay, now we see how function work. So in function the value of one variable quantity say y depends on the value of another variable quantity say x. So basically इसमें होता क्या है कि एक कोई वेरिएबल क्वांटिटी, दो वेरिएबल क्वांटिटी होती हैं और इसमें एक वेरिएबल क्वांटिटी जिसको हम y ले सकते हैं और दूसरी x. तो इसमें जो y होता है वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ x होता है. अब हम ये समझेंगे कि फंक्शन ऑफ x होता क्या है. इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. जैसे अभी मैंने कहा कि जो एरिया होता है सर्कल का वो टोटली डिपेंड करता है किस पे, रेडियस पे. तो जो एरिया होता है, देखिए इधर हम समझाते हैं आपको. ये सर्कल है और जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है, πr². तो πr², इसको हम एरिया को a से डिनोट करेंगे. ये क्या होगा एक्चुअली, ये फंक्शन ऑफ r है. ये क्या है, r का फंक्शन है. तो हम जब कभी भी इनपुट रखते हैं r, तभी हमें आउटपुट मिलता है फंक्शन ऑफ r, दैट इज़ एरिया. तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि x we take as a input, this is function, and this is y, that is output. तो यहाँ पर अभी हमने अपने एग्जाम्पल में यहाँ पर हमने रखा रेडियस और हमारा फंक्शन जो था, मतलब कि जो हमारा टूल था वो क्या था, πr². और यहाँ पर हमने निकाला क्या, एरिया निकाला, जो भी है. अब हम जैसे जैसे यहाँ पर इनपुट रखेंगे वैसे वैसे यहाँ पर हमें एरिया में वेरिएशन दिखने को मिलेगा. तो बस यही सिंपल सा काम होता है फंक्शन का. तो अब हम जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं. तो हमने कहा था कि y जो होता है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी जो होता है हमारा, ये एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है. किस पे डिपेंड होता है, x पे डिपेंड होता है. तभी तो हम इसे कहते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x. So y is a function of x where y is dependent variable, that is output value of f, and f is function, f is simply function, and x is independent variable, that is input value of function. इसे हम जब इनपुट में रखते हैं तभी हमारा y जो है आउटपुट में हमें मिलता है. ठीक है, अब हम आगे देखेंगे. तो अब हम फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन समझेंगे कि फंक्शन बेसिकली होता क्या है. अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट a टू सेट b इज़ अ रूल दैट असाइंस अ यूनिक सिंगल एलिमेंट fx बिलोंग्स टू b टू ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू a. इट सेज दैट
इफ़ वी हैव टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी, तो सेट बेसिकली होता क्या है, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ प्रॉपर वे। तो सेट ए और सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं एक ए में, और अगर हम उस पर फंक्शन अप्लाई करें तो उसके लिए हमें सेट बी में कोई भी वैल्यू मिले बट एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। बस यही कहना है इस डेफिनेशन का कि अगर हम किसी भी सेट ए के एलिमेंट पर फंक्शन अप्लाई करें तो हमें सेट बी में एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, और हम इसी ए को कहते हैं डोमेन और बी को कहते हैं रेंज। इसको डोमेन कहते हैं और इसे रेंज कहते हैं। इन अबव तो हम यहाँ पर डोमेन और रेंज को समझ लेते हैं। इन अबव डेफिनेशन ए इज़ डोमेन और बी क्या है, हमारा रेंज है। और ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि x क्या होता है, वो इनपुट होता है, डोमेन वैल्यू इनपुट वैल्यू, एंड व्हेन इट पासेस थ्रू द फंक्शन, मतलब कि इस पे जब फंक्शन अप्लाई होता है तो हमें जो आउटपुट मिलता है fx, दैट मीन्स y, वो रेंज होता है हमारा। डोमेन और रेंज बेसिकली एक रियल नंबर का इंटरवल होता है, रियल वैल्यूड नंबर का एक इंटरवल होता है। और हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे पैराबोला के इक्वेशन का। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा डोमेन जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगा। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अभी हमने कहा था कि x की वैल्यू पर डोमेन फिक्स होता है। मतलब जो डोमेन का इंटरवल होता है वो x की वैल्यू से वेरी करता है, और जो हमारा आउटपुट होता है वो fx, दैट मीन्स y की वैल्यू से। तो हमारा डोमेन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हम माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू रख सकते हैं इसमें। और रेंज हमारा क्या होगा, जब भी हम इसमें भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये इसका स्क्वायर कर दे रहा है, इसीलिए ये हमेशा मतलब इसको पॉजिटिव कर देगा। तो पॉजिटिव कर देगा तो इसमें इसकी जो रेंज होगी वो नॉन नेगेटिव होगी, मतलब कि 0 से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अब हम डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं। डोमेन एंड रेंज इन कैलकुलस आर बेसिकली द सेट ऑफ रियल नंबर्स इंटरप्रिटेड एज अ पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट लाइन। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। दूसरा पॉइंट देखते हैं। When the range of a function is set of real numbers, the function is said to be real valued. The domain and range of many real valued functions of a real variable are intervals or combinations of intervals. ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब हम कुछ फंक्शंस डोमेन और उनकी रेंज देखेंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में तो पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है डोमेन और रेंज को। यहाँ पर हम देखेंगे कि y इज इक्वल टू 1/x, ये इन्वर्स फंक्शन है, और अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये हाइपरबोला का भी फंक्शन है। देख सकते हैं आप, y इज इक्वल टू 1/x और xy इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम देखें ध्यान से, अगर तो y इज इक्वल टू 1/x, यहाँ पर हम कभी भी 0 नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 0 को इसीलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल रख के एक्सक्लूड कर रहे हैं कि 0 हम यहाँ पर नहीं रख सकते। तो हमारा यहाँ पर जो डोमेन का इंटरवल होगा उसका इंटरवल ऐसे होगा -∞ to 0 और यूनियन 0 to ∞, वेयर 0 इज़ ऑब्वियसली एक्सक्लूडेड, एंड रेंज विल बी -∞ to 0 और यूनियन 0 to ∞। ओपन इंटरवल का इसमें यूज़ होगा क्योंकि ना इन्फिनिटी पर क्लोज इंटरवल का यूज़ होता है, और यहाँ पर हम 0 को वैसे भी एक्सक्लूड कर रहे हैं तो उसका क्लोज्ड इंटरवल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। अब हम यहाँ देखते हैं y इक्वल टू √x। अभी मैंने एक बात कही थी ऊपर कि जो हमारा रेंज होना चाहिए, अगर हमारा रेंज जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स का हो, द फंक्शन इज सेट टू बी रियल वैल्यूड। तो हम यहाँ पर मेनली रियल वैल्यूड नंबर्स के साथ या रियल वैल्यूड फंक्शन के साथ हम ही डील करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जब हम अपना डोमेन और रेंज निकाले तो वो हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन ही हो। यहाँ देख लेते हैं y इज इक्वल टू √x। तो ये x जो होता है हमारा 0 से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये निगेटिव होगा तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो x इज़ ग्रेटर दैन 0, दैट मीन्स इसका जो डोमेन होगा, जो इसका x की वैल्यू होगी वो जो है
ज़ीरो से स्टार्ट होगी, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और जो इसका रेंज आएगा वो भी 0 टू इन्फिनिटी ही होगा। हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ रख के देखेंगे, जब इसको चेक करेंगे, ट्राई करेंगे, तो ये हमारा रेंज जो है 0 टू इन्फिनिटी ही आएगा। हम यहाँ पर x की जैसे जैसे वैल्यू वेरी करेंगे वैसे वैसे ही हमें रेंज क्लियर होता चला जाएगा। 4 माइनस एक्स में क्या है कि 4 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स। इट मीन्स दैट कि हमारा 4 माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो x 4 शुड बी ग्रेटर देन x और x शुड बी लेस देन 4। तो यहाँ पर हमारा x जो होना चाहिए वो 4 से छोटा होना चाहिए। नहीं तो अगर यहाँ पर मान लीजिए अंडर रूट 4 माइनस 5 मतलब कि x जो है बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर -1 जो कि पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर में इंटर हो जाता है। तो हम यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर कोई भी बड़ी वैल्यू नहीं रखेंगे। अगला हमारा क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है जैसा कि यहाँ पर है। दैट मीन्स कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट है हमारा ये जो फंक्शन है, तो ये भी इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसका जो डोमेन निकल के आएगा वो -1 और 0 और 1, इसके तीन ही मतलब रियल नंबर्स निकलेंगे और रेंज जो होगी 0 टू 1 होगी। इसको आप ट्राई कर सकते हैं, निकाल के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसकी डोमेन रेंज यही आ रही है या नहीं। तो गाइज़ आप लोग चेक करके हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे पैराबोलिक फंक्शंस। पैराबोलिक फंक्शंस हमने पीछे बात की थी कि जो हमने बात की थी डाटा इंटरप्रिटेशन की, जो यूज़ किया जाता है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में होता क्या है कि हम x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ रखते हैं एक टेबल में, और वो टेबल जो होता है फंक्शनली काम करता है हमारे टोटली फंक्शन के बेस पे। और जैसे जैसे हम x की वैल्यू वेरी करते रहते हैं, y की वैल्यू वेरी करती रहती है, और इसे हम ग्राफ पे x एक्सिस और y एक्सिस पे पॉइंट्स लेके इसे प्लॉट कर देते हैं। तो ये सिंपली हो गया ये डाटा रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन न्यूमेरिकली, और ये क्या हो गया ग्राफ ओवर इंटरवल -2 to 2। और ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है इस फंक्शन का, इसे हमने सिर्फ -2 से 2 तक के इंटरवल के लिए प्लॉट किया है। अब हम आगे चलेंगे। ग्राफ ऑफ द फंक्शन। If f is a function with domain A, the graph consists of point in the Cartesian plane whose coordinates are the input-output pairs of f। अब जो हमने पीछे बताया कि जैसे हम टेबल बनाते हैं न्यूमेरिकली उसे शो करते हैं, वैसे ही अब उसी की हेल्प से हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो यहाँ पर ये देखिए आपको ग्राफ से ज़्यादा समझ में आएगा। कोई भी वैल्यू है हमारी x एक्सिस पे, तो अगर हमें इसे प्लॉट करना है तो हमें x के करिस्पॉन्ड y की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी होगी। तो अगर हमें x की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पर हमें इनपुट अगर हम 1 रख रहे हैं तो 1 का देखिए आपको फंक्शन मिल रहा है y एक्सिस पे, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का नहीं मिल रहा है। और वैसे ही अगर हम कोई भी यहाँ पर एक जनरल वैल्यू ली गई है x, अगर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर हमारा फंक्शन वैलिड है और वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं तो आपको डेटा के साथ साथ आपको ग्राफ भी मिलने वाला है। अब चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें कोई ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो इसमें हमें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ये हमारा फंक्शन है और हमें इसी से ग्राफ बनाना है। तो हम पहले इस ग्राफ को बनाने के लिए कोई भी इनपुट डालेंगे x पे। जैसे कि पहले हमने रखा 0, तो हमें फाइंड आउट हुआ 2। जब हम यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है और यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2। वैसे ही जब हम y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 में यहाँ पर -2 रखेंगे x की जगह पे, -2 + 2, तो y हमें 0 मिलेगा। तो हमें यहाँ पर 2 सेट्स मिल चुके हैं x और y के, और हम इस पर प्लॉट करेंगे। अब तो x और y की वैल्यू मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दी है, और इसे ज्वाइन करने के बाद हमें इस फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल चुका है। तो अब हम आगे चलते हैं।
वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर अ फंक्शन। अभी तक हमने ये पढ़ा कि फंक्शन होते क्या हैं, उनको न्यूमेरिकली कैसे शो करते हैं, ग्राफिकली कैसे शो करते हैं और इक्वेशन में कैसे शो करते हैं। हमने ये भी देखा कि हम इसे वर्बली कैसे शो करते हैं, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन देके एज लाइक एरिया ऑफ द सर्कल डिपेंड्स टोटली ऑन द रेडियस ऑफ द सर्कल, और द इंटरेस्ट और द लोन वी टेक एंड द इंटरेस्ट वी पे totally depend upon the time of the time interval between we pay and take the loan। ओके, तो अब हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे कि जो हमें फंक्शन दिया गया है एक्चुअली वो फंक्शन है या नहीं। हमें टेस्ट भी तो आना चाहिए कि हाँ जो हमारे सामने इक्वेशन है ये एक फंक्शन है कि नहीं। तो अब फंक्शन f can have only one value of fx for each x in its domain, so no vertical line can intersect the graph of a function more than one। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ मुझे लगता है कि मैं यहाँ एक नई चीज़ तो नहीं, लेकिन शायद एक बेस्ट एग्जांपल देने जा रहा हूँ। जैसे कि ये जो हमारा सर्कल होता है, तो सर्कल का इक्वेशन होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मेन फैक्ट मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि द सर्कल इज़ नॉट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ये इस फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1। ये तो किसका ग्राफ है ये? तो हम अब इसे समझेंगे कि ये किसका ग्राफ है। ये बेसिकली टू फंक्शंस को जब हम मिला देते हैं, जब हम उसे मर्ज कर देते हैं तो उसका ग्राफ मिलता है हमें ये। तो हम यहाँ देखते हैं कि कौन से दो फंक्शंस हैं। तो दो फंक्शंस रहे ये y इज इक्वल टू -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी जो हमने ऊपर पढ़ा, अ फंक्शन कैन हैव ओनली वन वैल्यू फॉर fx। तो अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारा फंक्शंस होता है, अगर हम अपने ग्राफ पे, अगर हम जो हमारा फंक्शन दिया है उसके ग्राफ पे अगर हम एक कोई वर्टिकल लाइन डालें और वो लाइन अगर दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, अगर दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है तो वो एक फंक्शन नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें और इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन डालें, ये देखिए एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये एक फंक्शन नहीं है, ये बेसिकली दो फंक्शंस का मिक्सअप है। और वो दो फंक्शंस क्या हैं? y इज इक्वल टू -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको कोई डिस्टिंग्विश करने को कहे कि व्हाट इज़ फंक्शन एंड व्हाट इज़ फंक्शन एंड व्हाट इज़ नॉट द फंक्शन ऑन द ग्राफ, तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर लेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस। तो ये होता क्या है? इट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंट फार्मूलाज ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ इट्स डोमेन। हम इसके डिफरेंट पार्ट ऑफ डोमेन हमने पहले ही बताया था, फिर से मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि डोमेन की जो वैल्यू होती है वो x की वैल्यू पे डिपेंड होती है और जो रेंज की वैल्यू होती है वो टोटली y की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन की वैल्यू डिफ़र करेंगी, तो हमें डिफरेंट एक ही फंक्शन में हमें दो ये फंक्शन दो रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से इसमें हमें मोर देन वन रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है एक ही फंक्शंस का। तो ये क्या है? मॉड फंक्शन है। तो मॉड फंक्शन में इसकी वैल्यू x होगी व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x व्हेन x इज़ लेस देन 0, दैट मीन्स इट इज़ निगेटिव। तो हम यहाँ ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि जब हम x की वैल्यू निगेटिव में रखेंगे और ये मॉड क्या करेगा? इसे पॉजिटिव बना देगा। मॉड x बेसिकली होता ही है पॉजिटिव करना। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम y की वैल्यू -x भी रख रहे हैं तो भी हमें y पे पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं तो वो तो पॉजिटिव वैल्यू भी हमें मिल रही है। तो इसकी डोमेन और रेंज अब हम देखेंगे कि डोमेन और रेंज, डोमेन मीन्स जो x की वैल्यू वेरी करती है। x की वैल्यू हमारी -∞ से लेकर +∞ तक पूरी जा रही है, तो इसका डोमेन क्या होगा? -∞ टू +∞। और रेंज क्या होगी? 0 to ∞, क्योंकि इसकी कोई भी निगेटिव वैल्यू है उसे हम नॉन निगेटिव, इट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर दे रहे हैं मॉड फंक्शंस के थ्रू और एब्सोल्यूट फंक्शंस वैल्यू फंक्शंस के थ्रू।
और यहाँ पर एक और हम एग्जांपल लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस का, जिसका ग्राफ यहाँ पर दिया गया है। f इज़ माइनस एक्स वैन x इज़ लेस देन 0। इस फंक्शन में 3 रिजल्ट्स फाइंड आउट हो रहे हैं डिफरेंट डोमेन पर, डिफरेंट x के इंटरवल पर, ठीक है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस एक्स बिकॉज व्हेन x इज़ लेस देन 0, x इज़ नेगेटिव, देन y इज इक्वल टू और फंक्शन इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो ये उसका ग्राफ है। उसके बाद y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। और y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1। तो जब यहाँ पर x ग्रेटर है 1 से, मतलब 2, 3, 4, तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इट बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ 3 रिजल्ट फॉर डिफरेंट डोमेन एंड intervals, and these type of function basically comprises of combinations of intervals. तो अब हम डिस्कस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसे हम कहते हैं इंटीजर फ्लोर फंक्शन। यहाँ पर मैंने इसको ऐसे इससे डिनोट कर दिया है, लेकिन हम इससे डिनोट करते हैं इससे, ठीक है। तो ये गलती से हो गया है। और इंटीजर फ्लोर फंक्शन, जब हम इसे इंटीजर फ्लोर फंक्शन इसका नाम है, इसीलिए हम इसको ये फ्लोर, दिस इज़ बेसिकली रिप्रेजेंट फ्लोर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है कि हम कोई भी वैल्यू रखते हैं इसमें, तो उससे जो एक पीछे, मतलब उससे जो सबसे छोटा इंटीजर होता है उससे जस्ट पहले, तो उसकी ही वैल्यू हम रखते हैं। तो जैसे 2.4 है तो 2 हो गया, 1.9 हो गया तो 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 नहीं मिला ना, हमें यहाँ पर 1.9 से हमें मतलब नहीं, हमें ये इंटीजर से मतलब है, तो ये वापस 1 आ जाएगा। 0 का 0, -1.2 का -2। अब यहाँ देखिए ये 0 है और ये -1 है और ये है -2, तो -1 ये है, -1.2 कहाँ होगा, यहाँ होगा। लेकिन हम इस वे में जाते हैं ना किसी भी रियल नंबर लाइन पे, इस वे में जाते हैं किसी भी नंबर लाइन पे, तो यहाँ पर -1.2 होगा, तो यहाँ पर हमें -1 तो नहीं मिल रहा है ना, हमें -2 मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, -1.2 की जगह पर -2। और इसका 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2 होगा। 0.2 का 0 होगा, -0.3 का -1 होगा, -2 का क्या होगा, -2 होगा। और इसका ग्राफ भी जो है हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है कि कोई भी वैल्यू है, जैसे हम यहाँ इससे समझते हैं, यहाँ पर ज़्यादा क्लियर है, इससे समझते हैं कि यहाँ पर अगर 5 वैल्यू ना दी गई हो, मतलब ये जो आगे इंटीजर की वैल्यू ना दी गई हो, तो इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन सीधे आके 4 पे आके रुकेगा। मतलब कि 4 से लेकर 5 के बीच में, नॉट 5, 4 से 5 के बीच में कोई भी वैल्यू हो, उसका वैल्यू कितना आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, 4 ही आएगा। और अरे कहते हैं, अगर हम दूसरा इधर लेते हैं, ये वाला लेते हैं, यहाँ पर 4 और 3 के बीच में, यहाँ पर 3 या फिर 3 से ज़्यादा लेकिन 4 से कम, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगी तो उसका वैल्यू 3 ही आएगा। और अगर 4 हो गया तो वो इसमें चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 और 4 से 5 वाले, मतलब 4 से और 5 के बीच में जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिर्फ 4 आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इंटीजर, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शंस और इंटीजर सीलिंग फंक्शन। इसे सीलिंग फंक्शन कहते हैं, सीलिंग बेसिकली छत को कहते हैं, तो इसीलिए हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। यहाँ पर फिर मैंने गलती से ऐसे डिनोट कर दिया है। तो यहाँ पर 2.4 को 3, यहाँ पर होता क्या है कि हम एक पीछे वाले को नहीं, एक आगे वाले को हम इसे देखते हैं। लीस्ट इंटीजर फंक्शन है इसका नाम, लेकिन हम एक इसके आगे वाले इंटीजर को रखते हैं आफ्टर अप्लाइंग दिस फंक्शन। तो यहाँ पर अगर 2.4 है, तो यहाँ पर 2.4 है, तो हम यहाँ पर एक आगे वाले मतलब 3 को रखेंगे। और यहाँ पर 1.9 है, तो 1.9 हम 1 को नहीं, यहाँ पर 2 को रखेंगे, क्योंकि ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन है। वैसे ही 0 पे 0, -1.2। अब देखिए यहाँ पर -1.2 यहाँ पर है, हम -2 को नहीं रखेंगे क्योंकि हम एक आगे वाले को रखते हैं, तो हम यहाँ पर -1 रखेंगे। 2 को 2, 0.2 को 1, 0.2 यहाँ पे होगा, तो 0.2 में हम 0 को नहीं रखेंगे, 1 को रखेंगे। हमने एक ही एग्जांपल लिए हैं, एक ही वैल्यूज़ ली हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में क्या वेरिएशन है और कैसे ये दोनों फंक्शन कर रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद -2 का -2, इधर -0.3 का 0 और 0.2 का 1। और इसका भी ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर हम इससे समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर, इससे समझते हैं, यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो वो सीधे उसका जो लीस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो 2 होगा। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये देखिए, अगर इसे यहाँ पर हम इसे एक्सक्लूड कर देते हैं तो 1 से 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब कहाँ पर अकर करेंगी, 2 पर अकर करेंगे। इसका मतलब कि जब हम लीस्ट इंटीजर फंक्शन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो अरे कहते हैं 1 से 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी या फिर 2 ही होगा तो वो 2 पे ही अकर करेगा, ठीक है। और अगर 2 से 3 इंटरवल की बात करें तो यहाँ पर 2 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ होंगी वो सब जाके 3 पे रिजल्ट करेंगे, या फिर 3 इसका आंसर आएगा जब हम लीस्ट इंटीजर फंक्शन इस पे अप्लाई करेंगे। तो आई होप आप इसका मीनिंग समझ गए होंगे। अब हम आगे चलेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। Increasing and decreasing functions. If the graph of a function climbs or rises as you move from left to right, we say that function is increasing. अब जैसे ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई भी ग्राफ है और एक ग्राफ ये है। तो ये ग्राफ है हमारा y = cos x का रफली ग्राफ है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये बेसिकली डिफरेंट इंटरवल में यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसे हम कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इसे कहेंगे हम इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर ये डिक्रीजिंग फंक्शन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इसको मैं ग्राफिकली वे में समझा रहा हूँ। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस इंटरवल तक ये डिक्रीज़ कर रहा है, और यहाँ से ये क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट आप आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो अब हम सीधे डेफिनेशन पे चलते हैं। लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल i एंड लेट i x1 एंड x2 बी एनी 2 पॉइंट्स इन i। ओके, सो इफ़ x2 इज़ ग्रेटर देन fx1, मतलब कि जो हमारा अगर ग्रेटर वैल्यू है और वो स्मॉलर वैल्यू के फंक्शन, इफ़ fx2 is greater than fx1 whenever x1 is less than x2, it means that if a value, that is x2, is greater than x1, okay, and if the function value of x2 is also greater than fx1, then the function is said to be increasing, ठीक है। और इसी का जस्ट उल्टा होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें क्या होता है कि इफ़ x1 is less than x2 then and function of x1 is greater than fx2, then the function is said to be decreasing function, ठीक है। हम यहाँ पर एग्जांपल देके आपको समझाते हैं कि जैसे यहाँ पर एक है, तो अगर हम ये लेते हैं हम x1, ठीक है, और ये लेते हैं हम x2, तो x1 क्या है हमारा, x1 की वैल्यू छोटी है और x2 की वैल्यू बड़ी है। और जब हम इसका फंक्शन निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर x2 इज़ ग्रेटर देन x1, और जब हम इसका फंक्शन निकालते हैं fx2 इज़ आल्सो ग्रेटर देन fx1, fx2 इज़ आल्सो ग्रेटर देन fx1, this is fx2, this is fx1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन 2 जो है fx1 से बड़ा है, तो इसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन बताया था, fx2 इज़ ग्रेटर देन fx1, सो दिस इज़ इंक्रीजिंग। एंड व्हाट इज़ डिक्रीजिंग? If here is x1 and here is x2, then this function is of, this is fx2,
ओके, एंड दिस इज f(x1). तो यहाँ पर x2 जो है वो x1 से बड़ा है, फिर भी f(x1) जो है f(x2) से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं इवन फंक्शंस एंड ऑड फंक्शंस पे। तो अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन ऑफ x इफ f माइनस ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स, एंड ऑड फंक्शंस ऑफ x इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो ये बेसिकली सिंपल सा है, आप समझ गए होंगे कि अगर हम x की जगह पर माइनस रखते हैं और वहाँ पर हमें एफ एक्स मिलता है तो हम उसे इवन फंक्शन कहेंगे, और अगर हम x के प्लेस पे माइनस एक्स रखते हैं और हमें माइनस एफ एक्स मिलता है रिजल्ट में, तो हम उसे कहेंगे ऑड फंक्शन। और अब यहाँ समझेंगे ग्राफिकली वे में कि इवन और ऑड फंक्शंस का क्या मतलब है, कैसे उसकी सिमेट्रीज होती हैं। तो ग्राफ जो होता है इवन फंक्शन का, उसकी सिमेट्री होती है वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पर हम आगे एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे। द ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन इज सिमेट्री अबाउट द ऑरिजिन। और जो ऑड फंक्शन के ग्राफ होते हैं उनकी सिमेट्री कहाँ मतलब किससे होती है, ऑरिजिन से होती है। तो यहाँ पर पहले हम एक इवन फंक्शन की को डिफाइन कर रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें आप एफ एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम माइनस एक्स रखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, तभी भी ये एक्स स्क्वायर जो कि एफ एक्स ही आ रहा है, मतलब कि एफ माइनस एक्स जो हम यहाँ पर रख रहे हैं वो सीधा हमारा एफ एक्स आ रहा है, तो हम इसे इवन फंक्शन बोलेंगे। यहाँ पर सिमेट्री जो किसके अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट है। यहाँ क्लियरली एकदम दिख रहा है कि ये वाई एक्सिस के अबाउट है इसकी सिमेट्री इवन फंक्शन की। इवन पावर्स जनरली हैव इवन फंक्शन। और जिस फंक्शन में इवन पावर्स होती हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, इसमें सिंपल एक इवन पावर है तो ये इवन फंक्शन हुआ, क्योंकि ये जब स्क्वायर करता है तो ये निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कर देता है और फंक्शन एज इट इज़ हो जाता है जैसे वो पहले से ही था। अब हम बात करते हैं ऑड फंक्शन की ग्राफ की। तो ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, और यहाँ पर जब हम एफ एक्स हमारा क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स क्यूब। जब हम इसमें माइनस एक्स रखते हैं, माइनस एक्स का क्यूब, तो ये आ जाता है माइनस एक्स क्यूब, दैट इज़ माइनस एफ एक्स आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया ऑड फंक्शंस। तो इस टाइप के जो ऑड फंक्शन वाले ग्राफ होते हैं वो ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्री रहती है इनकी। अ ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द ऑरिजिन इफ रोटेशन ऑफ 180 डिग्री अबाउट द ऑरिजिन लीव्स द ग्राफ अनचेंज्ड। और इसकी सिमेट्री जो है वो 180 डिग्री है। अगर हम इसे 180 डिग्री रोटेट कर दें ऑरिजिन के थ्रू, तो ये एकदम वैसा ही मतलब अनचेंज्ड हो जाएगा। दैट मीन्स इसको जब हम यहाँ से रोटेट करते हैं 180 डिग्री पे, तो ये अनचेंज हो जाएगा, मतलब कि इसी के ऊपर एकदम कोइंसाइड कर जाएगा। एंड ऑड पावर्स लीड्स टू ऑड फंक्शंस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट, प्लीज सी दिस एग्जाम्पल केयरफुल्ली। यहाँ पर जो ये देख सकते हैं आप, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है और ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। व्हेन वी ऐड कांस्टेंट टर्म 1 to the function y is equal to x square, the resulting function y is equal to x square plus 1 is still even and the graph is symmetric about the y axis। जब हम x square मतलब पैराबोला के फंक्शन में जब हम प्लस 1 करते हैं, तब भी हमारा जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल होता है किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। लेकिन जब हम ऑड फंक्शन में प्लस 1 करते हैं, जैसे यहाँ पर y इक्वल टू एक्स है, ये सिमेट्री है ऑरिजिन के अबाउट, क्लियरली दिख रहा है। लेकिन जब हम इसमें प्लस 1 ऐड करते हैं तो इसकी सिमेट्री जो होती है वो लूज़ हो जाती है, मतलब इसकी सिमेट्री पहले जैसी नहीं रहती। ठीक है, तो द सिमेट्री ऑफ द ऑरिजिन इज लॉस्ट बाय द ऑड फंक्शन। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा है लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी फॉर कॉन्स्टेंट
m and b इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। यहाँ पर ये फंक्शन होता है fx इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। यहाँ पर हम y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी भी लिख सकते हैं, और जहाँ पर m और b क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जब कभी भी एक इसका रिजल्ट सामने आया है अभी कि जब कभी भी b इज इक्वल टू ज़ीरो रहेगा, ये b जो है ये ज़ीरो रहेगा, देन एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स। तो ये हमारा फंक्शन क्या होगा, इसे हम एम एक्स लिखेंगे क्योंकि ऑब्वियसली b जो है ज़ीरो है, एंड द लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन, और हमारी जो लाइन होगी वो ओरिजिन के थ्रू पास होगी। जैसा कि हम इस ग्राफ से देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है इसमें b की वैल्यू एब्सेंट है, b की वैल्यू एब्सेंट है, दैट इज़ ज़ीरो है। देख सकते हैं आप यहाँ पर b की वैल्यू ज़ीरो है, तो इसका स्लोप जो होगा वो m होगा और b की वैल्यू ज़ीरो होगी, और ये ग्राफ इसका जो है वो ओरिजिन से पास होगा। द फंक्शन एफ एक्स फॉर विच m इज इक्वल टू वन एंड b इज इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। और एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स हमने देख ही लिया है, और अगर इसी एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स इस इक्वेशन में अगर हम m की वैल्यू वन रख दें तो हम इसे क्या कहते हैं, identity function is then this function will be known as identity function when we put here the at the place of m is equal to 1 and b is equal to 0, then it is known as identity function. M is also called the slope of the line or the function on the graph, and when the slope m is equal to 0 it is said to be constant function. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हमारा स्लोप ही ज़ीरो हो जाएगा तो वो बेसिकली कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ पे वो डिपेंड करता है y जिस चीज़ पे डिपेंड करता है एम एक्स प्लस बी, यहाँ पर b क्या है, कांस्टेंट है, और एम एक्स यहाँ पर जब m ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू जो हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर जब कांस्टेंट बचेगा तो हम इसे कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू हम रख दें x की, ये फंक्शन वेरी नहीं करेगा। तो इसीलिए हम जब कभी भी m ज़ीरो हो जाता है, इसका स्लोप ज़ीरो हो जाता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। अब देखते हैं प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप देखेंगे। तो जब कभी भी लीनियर फंक्शन जिसका पॉजिटिव स्लोप हो और ग्राफ जो हो उसका ओरिजिन से पास हो, तो उसे हम प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप कहेंगे। and y and x are said to be proportional if one is always a constant multiple of each other, y is equal to kx for non-zero constant k। देखो इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि इसे प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप हम तब कहते हैं जब ये ओरिजिन से पास हो, ग्राफ हमारा ओरिजिन से पास हो। तो हम एक एग्जांपल सिंपली ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स का, ये x एक्सिस है हमारी, ये y एक्सिस है, ठीक है। और इसमें हम प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप देखने वाले हैं। तो इसमें कह रहा है जब कभी भी कोई भी ग्राफ ओरिजिन से पास हो, ओरिजिन से ये पास हो ही रहा है, ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है, तो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसे हम प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप इसलिए कहते हैं क्योंकि y जब ये ओरिजिन से पास होगा तो इसका ऑब्वियसली b जो है ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये y जो होता है वो डायरेक्टली x और इसके यहाँ पर एक कांस्टेंट दैट इज स्लोप, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही इसी को हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, k हम सपोज कर लेते हैं, वही इसका जो स्लोप होता है वही होता है इसकी वैल्यू k। तो इसी को हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x। Okay, so here is the graph of constant function when m is equal to 0. This is the value of b, 9/2 is the value of b, that is 4.5. If the variable y is proportional to the reciprocal of x, then sometime it is said to be inversely proportional to x because 1/x is multiplicative inverse of x. अगर जो y है वेरिएबल वो 1/x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स दैट वो x से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो एकदम सिंपल सा है, आप लोग समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं पावर फंक्शंस की। पावर फंक्शंस बेसिकली वो होता है जिसमें हम वेरिएबल मतलब कि जैसे यहाँ देख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर a, इस वेरिएबल की
पावर से फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। और इसके कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे कि अगर हम a की जगह पर fx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर a की जगह पर यहाँ पर हम एक पॉजिटिव इंटीजर रखें तो ये अलग केस बन जाएगा, निगेटिव रखें तो अलग केस बन जाएगा, इसका रूट करें, क्यूब रूट करें, स्क्वायर रूट करें तो अलग बन जाएगा। ठीक है, तो हम बारी बारी से देखेंगे कि ये कैसे वेरी करते हैं। तो हम यहाँ ग्राफ से समझेंगे। ये है y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो ये भी पावर फंक्शन है बट एकदम सिंपलेस्ट है। यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ये सारे ग्राफ एक्यूरेट नहीं है, मैंने इन्हें अपने हाथों से ऐसे रफली बनाया है सिर्फ समझाने के पर्पज़ से। और अगर आप इस ग्राफ को पाना चाहते हैं, मतलब बनाना चाहते हैं, तो आप x की जगह पर डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे, तो जो y की वैल्यूज़ आएगी उसे आप ग्राफ पे प्लॉट करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसकी वैल्यूज़ आएंगी। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की और इस चीज़ में पावर फंक्शंस में, कि जैसे जैसे हमारी पावर की फंक्शंस जो है पावर जो है वो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो कर्व होगा वो फ्लैटन होता जाएगा। अभी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में देख रहे हैं यहाँ पर हल्का सा टच है। इसके बाद अब आप देख सकते हैं इधर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 में ये जो एक्स एक्सिस पे ये जो हल्का सा टच था एक्स स्क्वायर में पैराबोला में, यहाँ पर देखिए फ्लैटन होता चला जा रहा है, मतलब इट गेट्स वाइडर ओके टुवर्ड्स बिटवीन द इंटरवल -1 एंड 1। तो ये एक चीज़ मैंने नोटिस की। और इसमें भी ये है ग्राफ हमारा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5। ठीक है, तो इसमें भी जो है ये -1 और 1 के बीच के इंटरवल में ये भी थोड़ा सा फ्लैटन हो गया है एक्स एक्सिस पे। इवन पावर्ड फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -∞ to 0 एंड इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 to ∞। और इवन पावर्ड फंक्शंस जो होते हैं वो डिक्रीज़ करते हैं -∞ से 0 तक एंड इंक्रीजिंग ऑन 0 to ∞। तो ये एक फैक्ट है। odd powered functions are increasing over the entire real line -∞ to ∞। यहाँ पर जो इस दोनों इवन और ऑड फंक्शंस को कहा गया है ये पावर फंक्शंस के रेफरेंस में कहा गया है, बेसिकली पावर फंक्शंस के रेफरेंस में कहा गया है। अब हम देखेंगे जब हमारी पावर, मतलब कि जैसे fx हमारा क्या है x टू द पावर a पावर फंक्शंस में, तो जब हमारा a जो है वो निगेटिव हो जाएगा तब हमारा ग्राफ और फंक्शन कैसे वेरी करेगा। तो y इज इक्वल टू fx और fx x इनवर्स y इज इक्वल टू 1/x, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। और यहाँ पर हमने पहले भी एग्जांपल लिया था, ये हाइपरबोला का इक्वेशन है और यहाँ पर हाइपरबोला का ग्राफ भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ये x के प्लेस पर या y के प्लेस पर 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ना डोमेन x दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड y आल्सो नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो सिमेट्री हमें देखने को मिल रही है वो ओरिजिन सिमेट्री है। वैसे ही हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -2। जब यहाँ पर हम a की प्लेस पर -2 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर मिल रहा है हमें। और इसका जो ग्राफ आ रहा है वो भी कुछ क्या एक साइड का ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिल्कुल सेम टू सेम y इज इक्वल टू 1/x है, लेकिन ये चेंज है। मैंने पहले ही बताया था कि मैंने ये ग्राफ जो है रफली बनाया है, तो वेरिएशन तो है ही। आप इस पे वैल्यू रख के देख सकते हैं कि इसकी वैल्यूज़ कैसे आती हैं ग्राफ पे। तो इसमें हम कोई भी वैल्यू रखें x की, यहाँ पर देख सकते हैं आप, कोई भी वैल्यू रखें x की, इधर नेगेटिव रख रहे हैं, इधर देखिए हम पॉजिटिव रख रहे हैं, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी बिकॉज दिस इज स्क्वायर हेयर प्रेजेंट, सो ऑल द वैल्यूज विल बी पॉजिटिव आफ्टर वी अप्लाइड दिस फंक्शन ओवर इट। और यहाँ पर जो सिमेट्री है वो y एक्सिस सिमेट्री है। मैंने पहले ही बताया था कि इवन फंक्शन में हमेशा y एक्सिस पे सिमेट्री होती है। अब हम देखेंगे कि हमारा रूट फंक्शन कैसे ग्राफ बनता है इसका। तो रूट फंक्शन में अगर हमारा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर a, तो a के प्लेस पर अगर हम 1/2 रखेंगे तो 1/3, 3/2, 2/3, तो हमारे ग्राफ कैसे बनेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 1/2 रख रहे हैं, मतलब
अगर हम इसका स्क्वायर रूट का ग्राफ देख रहे हैं तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। आप इसे प्लॉट कर सकते हैं, ये रफली ग्राफ है। डोमेन जो है इसका 0 to इन्फिनिटी है, क्योंकि यहाँ पर हम निगेटिव नंबर रख ही नहीं सकते हैं। अगर हम निगेटिव रखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर इसका डोमेन जो है 0 to इन्फिनिटी है और रेंज भी 0 to इन्फिनिटी ही है। क्योंकि जब यहाँ पर हम पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो यहाँ पर वाई पे भी कुछ पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इसका डोमेन और रेंज दोनों पॉजिटिव होगा। और इसमें देखिए y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x और x टू द पावर 1/3, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से निकला है। और डोमेन जो है इसका -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, क्योंकि हम ये क्यूब रूट है और क्यूब रूट में हम कोई भी वैल्यूज़ रख सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और रेंज भी सेम टू सेम डोमेन के इंटरवल पे ही रहेगा। अब हम ग्राफ देखते हैं। y इज इक्वल टू x की पावर 3/2। x की पावर 3/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x टू द पावर 3 1/2 और x टू द पावर 1/2 की पावर 3। तो हम दोनों तरीके से इसे ओवरव्यू कर सकते हैं। तो इसका डोमेन जो होगा वो 0 to इन्फिनिटी होगा। ये कैसे, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। और लेकिन जो ये ग्राफ है ये थोड़ा बहुत सिमिलरली दिखता है। ये क्यूब मतलब क्यूब का ग्राफ अगर आपने पीछे देखा हो, जैसे कि ये वाला, ये क्यूब का ग्राफ है, तो ये जैसे है वैसे ही सिमिलरली ये ग्राफिकल वे में दिखता है। लेकिन जो इसका डोमेन और रेंज है ये पूरी तरीके से स्क्वायर रूट के डोमेन और रेंज से मिलता जुलता है। तो डोमेन जो है हमारा 0 to इन्फिनिटी होगा और रेंज होगा 0 to इन्फिनिटी, क्योंकि अगर यहाँ पर हम निगेटिव रखेंगे तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, ठीक है। और अब हम देखते हैं 2/3 x टू द पावर 2/3। ये है ग्राफ y इज इक्वल टू x टू द पावर 2/3। इसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू x टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू x टू स्क्वायर 1/3 और x टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से है, ये देख सकते हैं आप। और इसका डोमेन क्या है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और रेंज क्या है 0 to इन्फिनिटी। यहाँ पर हम डोमेन में मतलब x के प्लेस पे माइनस और प्लस x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हमें y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी बिकॉज हियर इज स्क्वायर। और इसका भी ग्राफ जो है वो सबसे अलग है और कुछ थोड़ा बहुत मिलता जुलता है स्क्वायर रूट वाले से। यहाँ पर इसका ग्राफ जो है ये स्क्वायर रूट वाले से मिल रहा है, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और रेंज क्या होगा 0 to, इसका रेंज क्या होगा 0 to इन्फिनिटी। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस जो इस फॉर्म में हो उसे हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे, जहाँ पर n जो है हमारा वो नॉन निगेटिव रियल इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। और ये क्या होते हैं, ये भी रियल कंटेंट्स ही होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। और जो पॉलिनोमियल का डोमेन होता है, मतलब हम x की जो वैल्यू रख सकते हैं वो वेरी करता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के इंटरवल तक, ठीक है। अगर हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है तो हमारा अगर an जो है मतलब फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट कोफिशिएंट है हमारा, जो सबसे ग्रेटेस्ट डिग्री है, अगर उसका जो कोफिशिएंट है वो नॉन ज़ीरो है और n जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, दैट मीन्स ये एक पॉजिटिव है, तो n क्या होगा, हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। अब हम पॉलिनोमियल फंक्शन में लीनियर फंक्शन, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक फंक्शंस, ये सब डिस्कस करेंगे। तो लीनियर फंक्शंस हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस b, इसमें डिग्री 1 होती है क्योंकि यहाँ पर x की डिग्री 1 है, ग्रेटेस्ट, ठीक है। और डिग्री हम डिटरमाइन करते हैं x की ग्रेटेस्ट डिग्री जो कि नॉन निगेटिव हो, पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, उसे हम
उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं, और उसी के बेसिस पे हम उसे लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शंस और क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से डिनोट करते हैं। तो लीनियर फंक्शन हो चुका है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, दिस इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन, this is known as quadratic functions, and here the degree is 2. We can see the greatest degree of x is here 2, then this is a polynomial of degree 2 known as quadratic function. क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 एंड इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे रेशनल फंक्शन की। रेशनल फंक्शन इज अ कोशेंट और रेशियो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स बाई क्यू एक्स, वेयर पी एंड क्यू आर पॉलिनोमियल्स एंड क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर क्यू एक्स ज़ीरो हो जाएगा तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, इसीलिए हम यहाँ पर कंडीशन रखते हैं कि क्यू एक्स जो है हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो फंक्शन होगा, जो हमारा रेशनल फंक्शन होगा, वो बेसिकली इसका मेन फार्मूला या फिर मेन जो फॉर्म है वो यही है, पी एक्स बाई क्यू एक्स, जहाँ पर क्यू एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये एकदम सिमिलर वे है हमारे रेशनल नंबर की तरह, जिसमें हम उसे कहते हैं रेशनल नंबर इज़ अ नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू शुडंट इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज इट मेड द नंबर, इट मेड द रेशनल नंबर नॉट डिफाइंड। ओके, अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। एनी फंक्शन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पॉलिनोमियल्स, ये एकदम बेसिक डेफिनेशन है, एकदम सिंपल वे में है, लॉजिकल है एकदम। एनी फंक्शन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पॉलिनोमियल्स यूजिंग अलजेब्रिक ऑपरेशंस दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड टेकिंग रूट्स, ऑल दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज अलजेब्रिक फंक्शन। किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम उस पर अलजेब्रिक ऑपरेशंस लगाएंगे, अलजेब्रिक ऑपरेशंस मतलब जैसे एडिशन, किसी भी पॉलिनोमियल्स को अगर हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, और डिवाइड जो कर रहे हैं उसका जो ये वाला पार्ट है वो अगर नॉन ज़ीरो है, तो उस टाइप के फंक्शंस को हम कहेंगे अलजेब्रिक फंक्शंस। अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। देयर आर बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड 2 ऑफ देम आर y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं वो सब साइन एक्स और कॉस एक्स से बने हैं। तो हम इन दोनों का ग्राफ देखते हैं। y का जो यहाँ पर ग्राफ है ये पाई है, देखिए ये पाई है, पाई मीन्स 180 डिग्री, तो साइन 90 हम जानते हैं 1 होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या है पाई बाई 2 दैट इज़ 90 डिग्री, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, मतलब मैक्सिमम होगी। और -1 कब होती है? जब ये माइनस पाई बाई 2 पे होती है, माइनस पाई बाई 2। और 0 कब होती है? जब साइन 0 इज 0। सो दिस इज सिंपल। एंड नाउ कॉस एक्स, कॉस एक्स में हमारा जब कॉस 0 होता है तब हमारी कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और जब 90 डिग्री होता है दैट मीन्स पाई बाई 2, ये क्या होती है 0 होती है कॉस की वैल्यू यहाँ पर। और यहाँ पर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी देख सकते हैं, पाई टू 0 दिस इज इंक्रीजिंग, एंड 0 टू पाई बाई 2 दिस इज decreasing, and also from 0 to pi this is decreasing. This graph is very roughly, I hope you understand. Now we read exponential functions. Exponential functions are fx is equal to ax. Don't confuse with the exponential functions and power functions. Power functions is fx is equal to x to the power a, and exponential function is fx is equal to ax. तो यहाँ पर हम पावर फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में एक डिफरेंस क्रिएट होगा जिससे ये मिक्सअप नहीं होगा। तो यहाँ पर ए क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है, एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ए 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी हम इसे एक्सपोनेंशियल कंटेंट या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मानेंगे। ठीक है, तो आप पावर फंक्शंस में और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ हमारा ये है,
इसका डोमेन जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है और रेंज जो होता है 0 टू इन्फिनिटी तक होता है, जिसमें हम 0 को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि y पे कभी 0 आता ही नहीं है। ये लगता है कि अबाउट टू टच है, लेकिन ये 0 होता नहीं है, ठीक है। और डोमेन में हम इसके x के प्लेस पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये एक्सपोनेंशियली ऐसे ग्राफ बढ़ता रहता है। अब हम बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन की। लॉगरिथमिक फंक्शन में f(x) इक्वल टू क्या होता है, log x टू द बेस a, वेयर बेस a शुड नॉट इक्वल टू दी 1। हम यहाँ देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन में कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, बट ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं, ठीक है। मतलब जो एक्सपोनेंशियल में ax लिखा है, यहाँ पर log ax लिखा है, इसके कुछ कुछ फंक्शन सिमिलर दिखेंगे बट इन अ इनवर्स वे, ओके। सो हियर it is graph of log functions. This is the graph of y is equal to log 10x. This is the graph of y is equal to log 5x. This is the graph of y is equal to log 3x, and this is graph of y is equal to log x to the base 2. Oh sorry, log x to the base 2, log x to the base 3, log x to the base 5, log x to the base 10। इसका जो डोमेन और रेंज होगा, देखिए यहाँ पर हमें सीधे सीधे ये सिमिलैरिटी ग्राफ में जो है और जो इसका इन्वर्स वे है दोनों देखने को मिलता है। सिमिलैरिटी ग्राफ में है थोड़ी सी, और लेकिन जो इन्वर्स वे है वो हमें डोमेन और रेंज में देखने को मिलता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये यहाँ पर इसका रेंज है, और जो यहाँ पर इसका डोमेन है वो इसका रेंज है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी, मतलब कि हम 0 से इन्फिनिटी तक, 0 यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है, 0 से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू रख सकते हैं डोमेन में, और रेंज जो हमारी होगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगी, मतलब y की कोई भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बेस होगा वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर हमें डोमेन में निगेटिव वैल्यूज़ देखने को नहीं मिलेगी, और यहाँ पर हमारा जो इंटरवल होगा डोमेन का वो पॉजिटिव होगा। अब आएगा एक नया फंक्शन, ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन। सो दीज फंक्शंस आर नॉट एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक नहीं होता है, और ये इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और इन्वर्स फंक्शंस सारे इस पर मेस्ड अप होते हैं। और इसका एक एग्जांपल है कैटेनरी। ग्राफ हैज़ शेप लाइक केबल, इसका जो ग्राफ होता है वो केबल के शेप में होता है, जो ऐसी केबल जो दो टावर के बीच में हो और वो बेंड हुई हो because due to its own weight, okay। so catenary means that chain, हम catenary का जो मतलब होता है वो चेन होता है। आई होप कि आप सारे टॉपिक्स एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। So here is the end up of this video lecture. This is my first video lecture, and sorry for any type of inconvenience in my video if you felt here. If you have any type of doubt and query, please comment in the comment section. I hope you guys really love this video lecture. If you really love it, please share to your friends and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.